हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा गवर्नमेंट फाइनेंस। तो आज हम लोग गवर्नमेंट फाइनेंस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ बातें, हमारे चैनल्स को अगर आप देखते हैं तो पूरा देखें वीडियो को। हमारा वीडियो इकोनॉमी के वैसे स्टूडेंट्स जिनका कोई इकोनॉमी का बैकग्राउंड ना हो या जो कोई कभी एग्जाम की तैयारी नहीं किए हो, पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं पीसीएस की या यूपीएससी की, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया चैनल है, क्योंकि हम लोग आपको वो सारा कॉन्सेप्ट देंगे जिससे कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सही अप्रोच के साथ सॉल्व कर सके। तो हम लोग एकदम स्टार्ट से स्टार्ट लेंगे और इसे पीक तक ले जाएंगे। तो हमारे चैनल में सभी वीडियो को आप पूरा देखें। इसके पहले वाले वीडियो को देखने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। उसके अलावा स्पेस एंड साइंस पे जो हमारे वीडियो है उनका भी लिंक डाला हुआ है, हिस्ट्री का भी लिंक डाला हुआ है, आपका इन्वायरमेंट का भी लिंक डाला हुआ है। तो हमारे पहले के वीडियो या इनकमिंग वीडियो जो अपकमिंग वीडियो है जो आने वाले हैं उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अनुरोध यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखकर ही आपको लाभ होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट फाइनेंस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अपने इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, इकोनॉमी में हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। यानी कि अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फिस्कल पॉलिसी। किसी भी देश के लिए सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, सबसे पहले इसे हम लोग समझेंगे कि किसी भी देश में जो सरकारें होती है उन सरकारों को उस देश को डेवलप करने के लिए या देश को चलाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें उन्हें खर्च करना पड़ता है। अब बात यह है कि खर्च अगर करना है तो क्या सरकार कोई बिजनेस कर रही है या कहीं से सरकार पैसे को कमा रही है? क्या कोई सरकार दुकान चला रही है अपनी, क्या कोई बिजनेस कर रही है या कोई काम कर रही है जिससे उसे पैसे आएंगे या उसे इनकम होगा या उसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि सरकार कोई बिजनेस करती नहीं है तो पैसे कमाने का कोई बात है ही नहीं यहां पर, लेकिन खर्चे तो हैं। तो जिस मैनर से कोई भी सरकार अपने इकोनॉमी में पैसे को रेज करे या स्पेंड करे, उस मैनर को हम लोग कहते हैं उस सरकार के लिए फिस्कल पॉलिसी ऑफ दैट गवर्नमेंट। मींस कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो आइदर द मैनर टू रेज मनी और स्पेंड द मनी फॉर वेलफेयर ऑफ कंट्री। उस मैनर को, उस पॉलिसी को हम लोग नाम देते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। तो फिस्कल पॉलिसी में आपके पास दो टर्म रहते हैं। एक है कि आपको पैसे लाना है और दूसरा है पैसे को खर्च करना। इसके तरीके को हम लोग फिस्कल पॉलिसी में डिस्क्राइब करते हैं कि जो तरीका होगा, चाहे मनी को रेज करना हो चाहे मनी को एक्सपेंड करना हो, तो एक्सपेंडिचर का या रिसिप्ट का जो तरीका होगा उस तरीके को हम लोग कहेंगे फिस्कल पॉलिसी ऑफ दैट गवर्नमेंट। जब फिस्कल पॉलिसी बनता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको ध्यान में रखकर फिस्कल पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन को देखें गौर से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में आपको आंसर लिखने भी पड़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया जा रहा है जो आपको आंसर लिखने में आसान करेंगे। जैसे कि पहला अगर हम लोग कहें तो सरकार अगर पैसे कमाने का सोचे तो उसे पैसे कमाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है टैक्सेशन, कि सरकार अपने देश में टैक्स अप्लाई करती है। तो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में कहा जाता है कि अगर आप टैक्सेशन कर रहे हैं तो टैक्सेशन आप इस प्रकार करें, क्योंकि टैक्सेशन करने का, टैक्सेशन लागू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपने देश में इनकम इक्वलिटी को लाएं।
मतलब क्या हुआ, टैक्सेशन आपका इस प्रकार होना चाहिए कि वो जो इनकम इनइक्वलिटी है इसे मिनिमाइज किया जा सके। तो टैक्सेशन इस प्रकार से हो कि वो इनकम इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करे। दूसरा, अगर टैक्सेशन करते हैं तो ये बर्डन ना लगे, मींस कि आप इस प्रकार के टैक्स ना इंपोज कर दें कि जो आपके सिटीजन्स को बर्डन की तरह लगे कि ये मेरे माथे पर बोझ है या जबरदस्ती हमारे से टैक्सेज लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका है वो है रिड्यूसिंग प्राइस राइज। आप इस प्रकार का पॉलिसी ना बनाएं कि आपके मार्केट में प्राइस अचानक से राइज कर जाए, हर चीजों के दाम बढ़ जाएं। तो जब आप फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करते हैं तो आपको प्राइस राइज के सिचुएशन को कंट्रोल करके ही अपने पॉलिसी को डिसाइड करना है। नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं वो है आपका वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को आप फुलफिल करें। मतलब क्या है कि चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, मींस क्या है कि आपको लोगों के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। मतलब आपको उसको ग्रो करने के लिए आपको कुछ सब्सिडीज देने पड़ेंगे, कहीं पे कुछ छूट देने पड़ेंगे, उसे इनकम में भी छूट देना पड़ेगा, टैक्सेस में भी छूट देना पड़ेगा। तो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी आपको फुलफिल करना है। आपको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई खर्च ना करे जो जिसका कोई यूज ना हो, जिसका कोई यूटिलिटी ना हो। आपको खर्च करते समय नेशनल प्रायोरिटीज को देखना है, मतलब कि देश की क्या प्राथमिकताएं हैं, देश को किस चीज पे ज्यादा जरूरत है खर्च का, ये आपको प्राथमिकताएं डिसाइड करके खर्चे को करते जाना है। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो आपको फिस्कल पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखने चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को अगर अपनी वो फिस्कल पॉलिसी बना रही है तो उसे वो ध्यान में रखकर ही अपने फिस्कल पॉलिसी को बनाना चाहिए। मजेदार बात यह है कि हमारे देश में फिस्कल पॉलिसी के नाम से कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहां फिस्कल पॉलिसी बाय नेम कुछ नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमारा एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग पार्लियामेंट में पेश करते हैं और उसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं बजट के नाम से। कि बजट क्या है, वो एक्चुअल में हमारा एक बैलेंस शीट है या गवर्नमेंट का बैलेंस शीट है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि वो पूरे साल में कितना रिसिप्ट पाई, मतलब कितना उसे इनकम हुआ विभिन्न सोर्सेस से और कितने जगह उसे खर्च किया गया। तो ये कुछ और नहीं, सिंपल एक बैलेंस शीट है जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आप लोग उसे कॉमनली जानते हैं बजट के नाम से। तो फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक पे हम लोग दोबारा फिर से आएंगे जब हम लोग अपने देश के कुछ और चीजों को जान लेंगे, तब हम लोग फिस्कल पॉलिसी के टर्म पर फिर से एक बार आएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि हमारे खर्चे कितने प्रकार के हैं या हम लोग जो खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। तो खर्चे पढ़ने के पहले ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि पहले हम लोग जब गवर्नमेंट के फाइनेंस को पढ़ते हैं तो पहले हम लोग खर्च को पढ़ते हैं। खर्च को क्यों पढ़ते हैं पहले, ये छोटा सा एक डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, जब समझा जाए इसे, कि अगर हम पर्सनल बजट बनाते हैं, मतलब हम अपना कोई बजट बना रहे हैं अपने घर का, तो जब घर का बजट बनाते हैं तो घर के बजट बनाते समय हम लोग ध्यान क्या रखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा इनकम क्या है, और हम उस इनकम को देखते हुए अपने खर्चे को डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इनकम है हमारा खर्च उसी हिसाब से रहना चाहिए। मींस क्या है कि हमारा जो बजट है वो इनकम ओरिएंटेड रहता है, कि हम लोग अपने इनकम को देखते हुए अपने घर का बजट तैयार करते हैं। हमारे यहां कहावत भी कहा जाता है कि आपकी जितनी चादर हो उतना ही आप अपना पांव पसारिए। मींस हमारी जितनी इनकम हो अपने खर्चों को उसी इनकम में ही आप रखें।
बट जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, यानी गवर्नमेंट के जब बजट को हम लोग पढ़ते हैं, तो जब स्टार्ट में आपको हमने बताया कि गवर्नमेंट हमारी कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, जब बिजनेस नहीं कर रही है तो इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन जब गवर्नमेंट को देश चलाना रहता है तो देश चलाने के लिए उसे देखना पड़ता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए क्या क्या खर्चे हैं। तो सरकारें जब बजट बनाती है तो पहले अपने खर्च को डिसाइड करती है कि हमारे खर्चे कितने प्रकार के हैं, और जब खर्चे का पता चलता है तो उस खर्च को फुलफिल करने के लिए वो अपने सोर्सेज को तलाशती हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा, हम कहां से पैसे लाएंगे ताकि उस एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। तो हमारा जो पूरा बजट है, वो बजट जो सरकार की बजट होती है, वो जो होती है वो एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती है, ना कि इनकम ओरिएंटेड। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि हमारा जो है बजट जो होता है हमेशा, वो हमेशा डिफिसिट में रहता है। डिफिसिट में रहने का मतलब क्या है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारा इनकम कम है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसीलिए पहले हम लोग खर्चे जानेंगे, कितने प्रकार के खर्चे हैं, कौन कौन से खर्च हैं, क्या क्या नाम है। जैसे कि पहला जो खर्च को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा कहलाया नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हम लोग खर्च, जो सरकार की खर्च हुई, उसे दो पार्ट में बांटा गया। पहले एक है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हुआ, ये वो खर्च है जो प्रोडक्टिव इन नेचर हो। मतलब क्या है, ये आपको कुछ प्रोडक्टिव या कुछ नया चीज करके देगी, वापस रिटर्न बैक देगी। ये प्रोडक्टिव इन नेचर है। जैसे कि आप बनाए रोड या आप बनाए एनएच, आप नेशनल हाईवे तैयार किए, तो नेशनल हाईवे अगर आप तैयार कर रहे हैं तो वो ऑलवेज प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए आप डैम बनाते हैं, आप ब्रिज बनाते हैं, आप रेलवे की कोई यूनिट तैयार कर रहे हैं, ये सारा जो खर्चे हैं ये सारा प्रोडक्टिव इन नेचर है। मतलब क्या हुआ, ये आपका किसी न किसी प्रकार से आपको रिटर्न बैक देगा, कुछ ना कुछ रिटर्न बैक ये आपको देंगे। यानी वैसे खर्चे जो कुछ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो कहलाएंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। दूसरा इसी में अगर आए, ये आपका नॉन प्रोडक्टिव होगा। नॉन प्रोडक्टिव मींस क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को पेंशन दे रहे हैं, तो अगर आप सैलरी देते हैं तो चूंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आपको सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन क्या सैलरी से आपको कुछ रिटर्न बैक मिलने वाला है? क्या वो सैलरी आपको इन फ्यूचर आपको कोई रिटर्न बैक देगा? क्या वो आपको कोई प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं हो सकता है, वो हमेशा नॉन प्रोडक्टिव होता है। वो आपका करंट टाइप का खर्चा है जो आपको उसको मेंटेन करने के लिए चलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल दो कैटेगरी में बांटा गया। तो दो तरह के खर्चे को हम लोग डिफाइन किए, एक कहलाया डेवलपमेंटल और दूसरा कहलाया नॉन डेवलपमेंटल। इसी कॉन्सेप्ट को 1987-88 में सुखमय चक्रवर्ती की कमिटी थी जिसने इस कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया। इस कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करके उन्होंने इसका नाम जो दिया वो दिया प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा दिया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कि सुखमय चक्रवर्ती की कमिटी थी, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में ये डाला, इसको डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल को रीडिफाइन करके लाया, उसका नाम लाया गया प्लान आपका एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वो सारे एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग कमीशन जिस स्कीम को ली अपने 5 इयर्स प्लान में, वो सारे स्कीम पे जो भी खर्च हुआ दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। और जो प्लानिंग कमीशन के अंदर नहीं आए, यानी जो खर्चे जो प्लान 5 ईयर प्लान में नहीं आए, वो सारे कहलाए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर।
ऑब्वियस बात था कि प्लानिंग कमीशन जो भी योजनाएं ले रही है वो योजनाएं वैसी योजनाएं होती थी जो आपके एसेट क्रिएशन में मददगार हो। सेम चीज था यहां पर कि यहां पे आपको कोई एसेट बनाना है। ये जो था ये फिर से वही था नॉन डेवलपमेंटल की तरह कि आपको वो खर्चे हैं जो खर्चे आपके करंट टाइप के हैं जो एसेट के रूप में यूज नहीं किए जाएंगे। तो प्लान और नॉन प्लान में एक डाटा दिया गया कि 30% जो खर्चा होता है सरकार का वो प्लान्ड होता है और 70% जो खर्चा होता है वो नॉन प्लान्ड होता है। मींस प्लानिंग कमीशन के द्वारा ओनली 30% राशि को खर्च किया जाता था, जबकि 70% खर्चे जो होते थे वो नॉन प्लान में हुआ करते थे। तो एक डिफिनेशन ये आया, उसके बाद जो डिफिनेशन आया वो आया 2011 में। डॉक्टर सी रंगराजन जो आपके आरबीआई के फॉर्मर आपके गवर्नर भी थे, वो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी थे। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इसको पुनः डिफाइन किया गया दो अलग नामों में, जिसको कहा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा जो नाम दिया गया वो दिया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन्होंने फिर से प्लान और नॉन प्लान के कॉन्सेप्ट को खत्म किया और नया कॉन्सेप्ट यूज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ कि वो फिर से इसे रिडिफाइन करके सारे खर्चे को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। मींस क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम बोलते हैं तो फिर से इसका जो डिफिनेशन आया वो आया कि क्रिएशन ऑफ एसेट होना चाहिए। मतलब आपके देश के लिए वो एसेट की तरह यूज हो सके। जैसे इसमें हम एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे और टॉपिक वाइज समझते जाएं इसको। जैसे कि आपका मान लीजिए कि सरकार लोन देती है, लोन गिवन बाय गवर्नमेंट, कि अगर मान लीजिए भारत सरकार लोन दे रही है किसी को, किसको लोन देगी? इंटरनली अगर बात करें तो इंटरनली वो अपने स्टेट्स को लोन देगी, यूटीज को लोन देगी या पीएसयू जो चल रहे हैं उसे लोन देगी। तो अगर हमारी सरकार अपने देश में अपने स्टेट्स को लोन दे रही है, यूटीज को लोन दे रही है, अगर विदेश में बात करें, हम एक्सटर्नली बात करें तो फॉरेन कंट्रियों को लोन दे सकती है हमारी गवर्नमेंट, देती भी है। हम लोग वर्ल्ड बैंक को लोन देते हैं, हम लोग आईएमएफ को भी लोन देते हैं। तो अगर हमारी सरकार लोन दे रही है और तो लोन देने में अगर लोन देती है तो वो जो खर्चा है वो आपका एक प्रकार से एसेट क्रिएशन हुआ। कैसे हुआ? जब लोन सरकार दी तो लोन के अगेंस्ट में सरकारें इंटरेस्ट लेंगी। वो लोन जो भी दिया गया वो पैसा, उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट वो स्टेट या फॉरेन कंट्रियां हमारी गवर्नमेंट को पे करेगी, तो जो टाइम टू टाइम हमें एज ए इनकम मिलेगा। तो अगर सरकार लोन देती है स्टेट को या फॉरेन कंट्रीज को तो वो हमारा हमेशा खर्च कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दूसरा है कि अगर हमारी सरकार लोन रीपेमेंट कर रही है, अगर हमारी सरकार लोन का रीपेमेंट कर रही है तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ध्यान देना है इस पर कि लोन का रीपेमेंट हो रहा है, ना कि लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट का पेमेंट होना, लोन का रीपेमेंट होना। क्योंकि जब सरकार लोन वापस कर देगी तो वो आपके लिए एक प्रकार का एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ? क्योंकि अब आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा। तो ये एक तरीके से आपका बर्डन खत्म हुआ जो टाइम टू टाइम अब आपको नहीं लगेगा। तो अगर वो लोन को वापस कर रही है तो लोन का वापस होना भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। नेक्स्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो है प्लान एक्सपेंडिचर, कि जो अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चे आए वो सारे खर्चे कहलाएंगे हमारे कहां?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि प्लान एक्सपेंडिचर का डिफिनेशन ही यही था कि आपको जब भी प्लान में खर्च करना है वो ऑलवेज प्रोडक्टिव इन नेचर होने वाला है। तो सारा प्रोडक्टिव इन नेचर है, सो प्लान एक्सपेंडिचर टोटली आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस। ये ध्यान देना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस, डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमेशा कहलाते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर डिफेंस के एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिफेंस का जो खर्चा है वो खर्चा कहलाता है हमेशा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, लेकिन ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह बिहेव करेंगे कुछ बातों में। जैसे कि मान लीजिए कि आप डिफेंस के लिए नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, अगर इक्विपमेंट के मेंटेन करने के लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है, या आपको अपने फोर्सेज के लिए, अपने डिफेंस के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो रहा है, तो वो सारे खर्चे जो होंगे वो खर्चे आपके आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है, इसलिए कंफ्यूजिंग है कि डिफेंस जो खर्चे होते हैं, जो भी डिफेंस के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमेशा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। और जब वो नॉन प्लान में है, इसका ये मतलब कहीं से ना निकाला जाए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। अगर हम, आपका कॉन्सेप्ट बस इतना रहना चाहिए, आप जो खर्चे हैं उसे देखिए गौर से और लगे आपको कि हाँ वो मेरा एसेट की तरह है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने नई बंदूकें खरीदी, तो बंदूकें हमारे पास ही रहेंगी, तो वो हमारे लिए एक प्रकार का एसेट है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो भी होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस जो होगा वो ऑलवेज आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है गवर्नमेंट की सर्विसेज। गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल में लें तो आपके पास रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, बैंक्स हैं, पीएसयू है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो गवर्नमेंट आपके लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो उन सर्विसेज को देने के लिए जो खर्चे सरकार करती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो सारे खर्चे आपके कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मींस मान लीजिए कि रेलवे की कोई यूनिट तैयार की जा रही है, रेलवे का कोई नया कारखाना तैयार किया जा रहा है, तो वो जो वर्कशॉप बना, वो वर्कशॉप पर जो भी खर्च होगा वो आपका कहां जाएगा, वो आपका एक प्रकार का एसेट है, सो वो ऑलवेज आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही। तो ये था आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो टाइप था वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि अब रेवेन्यू पे खर्चे कौन कौन से होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू, जिस प्रकार से हमने कैपिटल को पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्रिएशन ऑफ एसेट है, प्रोडक्टिव इन नेचर है, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे जो रेकरिंग इन नेचर होंगे। रेकरिंग इन नेचर मींस क्या हुआ कि वो ऐसे खर्चे हैं जो टाइम टू टाइम आपको खर्च करना ही पड़ेगा, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो करेंट टाइप होगा। करेंट टाइप मतलब क्या, वो आपको खर्चे अभी करने हैं तो अभी ही करना पड़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको डिले नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो सैलरी आपको हर मंथ देना ही है, उस सैलरी को आप रोकने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो वैसे खर्चे जो करेंट टाइप हो, रेकरिंग टाइप हो, प्रोडक्टिव वर्क्स में वो करेंट टाइप हो, जैसे रोड बन रहा है, रोड का बनना, रोड पे जो खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मगर मान लीजिए रोड के बनने में लेबर्स काम कर रहे हैं और उस लेबर्स को आपको पेमेंट देना है, तो वो खर्चे आपके आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू में हम लोग क्या क्या करेंगे खर्चे, जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट पे करें। पहला इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट। मान लीजिए कि हमारी सरकार
इंटरेस्ट दे रही है, मींस क्या, हमारी सरकार ने किसी से लोन लिया, चाहे वो इंटरनली स्टेट से ले, चाहे एक्सटर्नली IMF या वर्ल्ड बैंक से ले, तो अगर हमारी सरकार ने किसी से लोन लिया तो लोन के अगेंस्ट में उसे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज रेकरिंग इन नेचर, सो इसको हम लोग कहां इंक्लूड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आपका जो भी खर्चा होगा इंटरेस्ट देने में, वो खर्चा कहां जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ध्यान से देखिएगा इसको फिर से, कि अगर हम लोन का रीपेमेंट करेंगे वो कहां जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन लोन के अगेंस्ट में अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वैसे ही सेकेंड अब ले कि सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारा पेमेंट सरकार को करना पड़ता है टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को। तो अपने एम्प्लॉय को जो आप खर्च कर रहे हैं वो कभी प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं रहेगा, तो वो क्या आएगा, आपका रेवेन्यू में जाएगा। क्योंकि ये सारा करेंट टाइप का खर्चा है, आपको टाइम टू टाइम ये खर्च करते रहने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आएगा आपका पोस्टल डिफिसिट। पोस्टल डिफिसिट मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, और अगर वो डिफिसिट में जा रहा है तो वैसे केस में आपको उसे उठाने के लिए जो खर्चे करने पड़ेंगे वो आपके क्या होंगे, वो रेवेन्यू डिफिसिट में आएंगे। नेक्स्ट जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को टाइम टू टाइम खर्च करना पड़ता है। पुलिस पे खर्च करती है, पार्लियामेंट पे खर्च करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये कोई प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं हो सकता, बट आपको खर्च करने पड़ेंगे और आपको पुलिस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी विधि व्यवस्था बनी रहेगी। तो वो सारे खर्चे आपके जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। गवर्नमेंट हमारी सोशल सर्विस भी करती है। मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे पेंशन्स को पे करती है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन हो, इंदिरा गांधी विडो पेंशन हो, या आपका डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो बहुत सारे पेंशन्स को चलाती है ताकि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। तो वैसे पेंशन्स का पे करना, सरकारें हमारी एजुकेशन पे खर्च करती है तो एजुकेशन पे करना, ये सारे जो पेमेंट हैं ये आपके जाएंगे हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट जो है वो है ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार ग्रांट्स देती है, मतलब वो अपने स्टेट्स को या अदर कंट्रियों को ग्रांट देती है। ग्रांट मींस क्या है कि वो पैसे देती है उनको अपने डेवलपमेंट को बूस्ट अप करने के लिए, उसके वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए वो स्टेट्स को ग्रांट इन एड देती है। ग्रांट इन एड और लोन में अंतर है। ग्रांट इन एड जो होता है वो आपको वापस नहीं करना है, ना कि उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना है। जबकि लोन जब सरकार देती है तो लोन के अगेंस्ट में सरकारें इंटरेस्ट भी लेती है, बाद में लोन का रीपेमेंट भी करवाती है। बट ग्रांट इन एड जो है वो रीपेमेंट नहीं होता है। तो ग्रांट पे जो खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा आपका कहां जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इससे आपको कुछ रिटर्न बैक मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो लास्ट आपका आता है इसमें वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस पर जो खर्चा, चूंकि स्टाफ भी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि डिफेंस एक्सपेंडिचर नॉन प्लान्ड में है, लेकिन अगर डिफेंस के लिए हम कैपिटल बनाने के लिए उसमें खर्च कर रहे हैं तो वो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बट ओवरऑल डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। चाहे आप फोर्सेज को सैलरी दें, पेंशन्स दें, या उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वो सारे जो खर्चे डिफेंस पर हैं वो सारे डिफेंस के खर्चे आपके काउंट होंगे जाके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर कि कितने प्रकार की सरकारें एक्सपेंडिचर करती है और उन एक्सपेंडिचर को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट के रिसिप्ट के बारे में। ये तो वो खर्चे। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट कहां कहां से पैसे लाती है,
टैक्सेशन से लाती है और उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके, जिस सोर्स से वो पैसे को लाती है और उस पैसे को फिर खर्च करती है। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा गवर्नमेंट रिसिप्ट पर। हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।